हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूसो ने एक सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल का सिद्धांत। इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि ये आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ सके। नोट्स हमेशा ही थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। और अगर वॉल्यूम वगैरह कम लग रही है तो प्लीज़ वॉल्यूम फुल कर लें। और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और, अगर आप जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे नोट्स, साथ में अगर आप भी देखते रहोगे नोट्स को तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। यदि राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो के योगदान को एक ही शब्द में व्यक्त करना हो तो इसके लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम रूसो को जानते हैं ना कि आखिर रूसो ने क्या योगदान दिया है राजनीति के क्षेत्र में, तो वो है सबसे बड़ा योगदान सामान्य इच्छा का सिद्धांत। कभी भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो कभी भी आपके सामने ये सिद्धांत सामने आता है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो आपको रूसो ही याद आएगा। किसी दूसरे दार्शनिक ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की। रूसो ने एक प्रमुख सिद्धांत के तौर पर सामान्य इच्छा के सिद्धांत को राजनीति के विचारों में जोड़ा है। तो रूसो ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सामान्य इच्छा का सिद्धांत सबसे बड़ा माना जाता है। जब रूस सबसे बड़ा का मतलब रूसो ने जो भी सिद्धांत दिए हैं उसमें सबसे बड़ा सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। जब रूसो यह अनुभव कर लेता है कि मनुष्य की खोई हुई स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए सभ्य समाज को भंग करना सही नहीं होगा, तब वह ऐसी व्यवस्था की तलाश में चल पड़ता है वह जहां सभ्य समाज के बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सके। तो जैसा कि हमने असमानता वाले जो हमने एक असमानता का टॉपिक पढ़ा था ना, रूसो का एक असमानता का सिद्धांत था, उसको हमने पढ़ा था विषमता पर वार्ता में। एक किताब है विषमता पर वार्ता, उसमें उसने क्या किया, रूसो ने कहा कि जो प्राकृतिक दशा थी वो ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए हमें वापस से प्राकृतिक दशा की ओर लौटना चाहिए अगर हम समानता चाहते हैं तो। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, अब समाज ऐसा है जिसमें हम प्राकृतिक दशा की ओर लौट नहीं सकते। इसलिए क्या किया रूसो ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को सामने रखा और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में उसने यही कहा कि अब हम वापस नहीं लौट सकते और हमें एक अच्छे नागरिक समाज की स्थापना करनी है जिसमें सभी लोग सही से रह सकें। इसके लिए फिर आगे वो एक व्यवस्थित समाज के लिए जिसमें समानता वगैरह बनी रहे उसके लिए सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है रूसो के द्वारा। ठीक है, एक नागरिक समाज की स्थापना हो सके जहाँ पर सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकें। इसके लिए ये जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है इसको रूसो के द्वारा पेश किया जाता है। इसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत रूसो मनुष्यों के ऐसे साहचर्य का मतलब एक संगठन, ग्रुप का पता लगाने का प्रयत्न करता है जो सबकी संपूर्ण शक्ति को एकजुट करके प्रत्येक सहचर के जान माल की सुरक्षा कर सके और जिसके सहारे प्रत्येक व्यक्ति सबके साथ एकता के सूत्र में बंध कर भी केवल अपनी ही आज्ञा का पालन करे और उतना ही स्वतंत्र रहे जितना कि पहले था। अब रूसो ये देखने की कोशिश करता है कि अगर व्यक्तियों का ग्रुप बना दिया जाए या व्यक्ति जब मिलकर रहें, एक मिलजुल कर रहें और जब वो एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, सम्मान के साथ ही साथ एक एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करें, एक सामान्य इच्छा के तौर पर काम करें और जो भी नियम वगैरह है उनका पालन करें। आगे भी समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता मूलतः प्राकृतिक जीवन का वरदान है जिसमें मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा की प्रेरणाओं का अनुसरण करता है और अपने सहचरों के प्रति भी यथासंभव तटस्थ बना रहता है। सभ्य जीवन में वह साहचर्य के लिए विवश है, परंतु देखना यह है कि यह साहचर्य यानी कि ग्रुप समूह उसके पाँव की बेड़ियां ना बन सके, अर्थात उसकी स्वतंत्रता में बाधक ना हो, ताकि मनुष्य किसी भाई यानी कि बाहरी स्वामी का दास ना बनकर अब भी अपनी अंतरात्मा के आदेशों का पालन करता रहे। इसी समस्या का समाधान है सामान्य इच्छा।
देखो दोस्तों, यहाँ पर समझाया जा रहा है कि रूसो यही कोशिश कर रहा था कि जो प्राकृतिक जीवन था उसमें तो मनुष्य अलग-अलग रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी मनुष्य को। तो फिर बाद में थोड़ी दिक्कत होनी शुरू होती है, प्राकृतिक संसाधन उतने ज़्यादा नहीं होते जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकें, सबको संतुष्ट रख सकें। इसलिए क्या होता है, जो लोग होते हैं वो समाज की स्थापना करते हैं, ताकि सभी को संतुष्टि मिल सके। बट संतुष्टि तभी मिल सकती है जब सभी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें, सभी को समानता मिले। तो इसीलिए रूसो ने यहाँ कहा कि एक सामान्य इच्छा के तौर पर अगर देखा जाए तो सभी लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप हो जहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सामान्य इच्छा को ध्यान में रखकर डिसीजन ले। जैसे कि मान लो मैं एक टीम में हूँ, मान लो मैं क्रिकेट टीम में हूँ। अब क्रिकेट टीम में हम लोग 11 प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब 11 प्लेयर्स में से मैं जब कोई डिसीजन लेता हूँ, जब मैं कुछ बात कहता हूँ, मतलब कि जब मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ, जब मैं कोई बात करता हूँ, तो मैं जो दूसरे जो 10 खिलाड़ी हैं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखता हूँ, उनके फ़ायदे, नुकसान को ध्यान में रखता हूँ। तो ये हुआ सामान्य इच्छा। अगर वो 10 खिलाड़ी कोई डिसीज़न ले रहे हैं टीम के लिए, तो वो मेरी बात को, दूसरे खिलाड़ियों की बात को या उनकी हित या अहित उनके फ़ायदे, नुकसान को ध्यान में रखकर जब कोई डिसीज़न लेते हैं, तो ये सामान्य इच्छा होती है। आगे इसे और समझेंगे। तो इन चीज़ों पर रूसो ने ध्यान दिया। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध के माध्यम से मनुष्य अपने सारे अधिकार सामान्य इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। वे अपने शरीर और अपनी समस्त शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के सहभागी के रूप में उस सामूहिक सत्ता का अविभाज्य अंश बन जाता है। इस तरह सामान्य इच्छा के आदेश व्यक्ति के ऊपर बाहर से लागू नहीं किए जाते, वे उसकी अपनी अंतरात्मा के आदेश हैं जो उसकी अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको यहीं पर समझाता हूँ, काफ़ी बेटर तरीके से आ जाएगा समझ में। सामान्य इच्छा क्या है समझ में आ गया हल्का हल्का। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझो। जैसे कि अभी हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत की सरकार हमारे ऊपर राज कर रही है। हालांकि लोकतंत्र है और हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, जनता की पावर है, हम वोट देकर किसी भी सरकार को बना सकते हैं, किसी भी सरकार को हटा सकते हैं। लेकिन वोट होते हैं 5 सालों में, तो क्या होगा, तो एक टाइम टेकिंग पीरियड है ये। बट इस बीच सरकार पूरी तरह सत्ता में, तो सरकार मैक्सिमम टाइम हमारे ऊपर सत्ता का काफ़ी अच्छे से प्रयोग कर सकती है, काफ़ी अच्छे से पावर का प्रयोग कर सकती है, जो कि हो सकता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध हो या कुछ लोगों की इच्छा के विरुद्ध हो। तो ये चीज़ एक प्रभु सत्ताधारी संपन्न थी। इसमें क्या हुआ कि हमने सरकार को प्रभु सत्ताधारी बना दिया। हालांकि कुछ लिमिटेशन है, बट फिर भी सरकार प्रभु सत्ताधारी है, वही हमारे लिए डिसीजन वगैरह लेगी, वही हमारे लिए हर चीज़ करेगी। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ संसद वगैरह में भेज रखे हैं। तो ये चीज़ें हो गई, हमने एक प्रभु सत्ताधारी वगैरह वहाँ पर भेज दिया है, वो हमारे लिए डिसीजन लेगा। ये सामान्य इच्छा के सिद्धांत से अलग बात हुई। सामान्य इच्छा कहता है कि सामान्य इच्छा में क्या होगा कि डिसीजन लेने के लिए कोई एक अलग से कोई सरकार या कोई एक राजा या कोई मंत्री नहीं होगा। एक पूरा का पूरा ग्रुप होगा, पूरा का पूरा जो समाज है वो होगा, और वो एक सामान्य इच्छा रखेगा। सामान्य इच्छा का मतलब कि समाज के लिए क्या बातें सही हैं। जैसे कि मान लो 100 लोग हैं, तो 100 में से लगभग 80 लोग कह रहे हैं कि समाज के लिए ये बातें सही हैं, तो ये सामान्य इच्छा हुई। 100 लोग कह रहे हैं ये बातें सही है, तब भी ये सामान्य इच्छा हुई। 80 लोग भी कह रहे हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लोग भी कह रहे हैं समाज में कि समाज के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, तो ये सामान्य इच्छा मान ली जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर कहने का मतलब है रूसो का कि लोगों के ऊपर अब कोई अलग से राज नहीं कर रहा, कोई सरकार या कोई राजा उनके ऊपर राज नहीं कर रहा, बल्कि लोग खुद ही अपने जो सामान्य इच्छा है उसका एक हिस्सा है। लोग अपना ओपिनियन देंगे, लोग अपना जो विचार है उसको सामने रखेंगे, और उन्हीं के विचारों को मिलाकर ही एक डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या है, प्रत्यक्ष, इसे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जोड़ सकते हो। कोई नहीं, आगे क्लियर हो जाएंगी बातें। रूसो ने तर्क दिया है कि प्राकृतिक दशा की स्वतंत्रता मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि उस दशा में मनुष्य अपनी अदम्य तृष्णाओं, जो बहुत ज़्यादा जो इच्छाएं हैं, उनका दास था। इसके इसके विपरीत नागरिक समाज में
इसके विपरीत नागरिक समाज में उसे जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह उसे अपना स्वामी बना देती है, क्योंकि जो कानून हम स्वयं अपने लिए निर्धारित करते हैं उनका पालन करना ही स्वतंत्रता है। ये कानून सामान्य इच्छा की देन है। अतः सामान्य इच्छा सभ्य समाज में स्वतंत्रता को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। सामान्य इच्छा मानव कल्याण की कुंजी है, परंतु यह सामान्य इच्छा है क्या? जब प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ को भूलकर सामान्य हित की बात सोचने लगे, तब उनकी जो इच्छा होनी चाहिए वही तो सामान्य इच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सामान्य इच्छा समझ में आ गई होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वार्थ भूलकर, अपना जो सेल्फ चीज़ें होती हैं उसको भूलकर सबके हित की बात करने लगे, सबकी भलाई के बारे में सोचने लगे, सबके इंटरेस्ट को देखकर ही डिसीज़न ले, अपना ओपिनियन सामने रखे, तब वो होता है सामान्य इच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया कि ये जो पैराग्राफ था उसमें कहा गया कि जो प्राकृतिक दशा थी उसमें मनुष्य की इच्छाएं थी और वो उसी का गुलाम था अपनी इच्छा का। लेकिन नागरिक समाज जब बनता है ना, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जो प्रयोग करता है वो कैसे करता है, वो खुद का ही स्वामी बन जाता है। जैसे कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया वगैरह होगी, जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी, व्यक्ति उसका एक भागीदार होगा। भागीदार कैसे? वो अपना ओपिनियन सामने रखेगा, तो वो अपने हिसाब से एक तरह से स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। कुछ लिमिटेशन होती हैं, बट फिर भी वो सामान्य इच्छा के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग एक सभ्य समाज में वो करता है। ठीक है। और ये सामान्य इच्छा क्या है, इसको मैंने पहले ही समझाया था, आपको एग्जाम्पल देखिए, बट यहाँ पे अलग तरीके से समझाया गया है कि जब हम सबके हित की बात करते हैं तो वही सामान्य इच्छा होती है। कोई नहीं, आगे आ जाएगा समझ, अब भी नहीं आया तो। सामान्य इच्छा की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग तरीके से बताया जा रहा है सामान्य इच्छा, बट फिर भी मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि आपको सामान्य इच्छा समझ में आ गई है। ठीक है। बहुत इजी सामान्य इच्छा क्या है, बट फिर भी हमें इतने सारे नोट्स देखने पड़ते हैं ताकि हम काफ़ी ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि अब एक बड़े लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हो आप, तो देखना पड़ता है ना। रूसो के चिंतन के संदर्भ में तात्कालिक, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तात्कालिक इच्छा है और एक है तात्विक इच्छा, जो कि सामान्य इच्छा दोनों के प्रकार कह लो या अलग अलग कह लो। तो दो प्रकार की नॉर्मल इच्छा होती है, एक होती है तात्कालिक इच्छा रूसो के अकॉर्डिंग, और एक होती है तात्विक इच्छा। अब इसे समझ लेते हैं क्या है ये दोनों। तो रूसो के चिंतन के संदर्भ में तात्कालिक इच्छा वह है जिसे व्यक्ति क्षणिक आवेश में अनुभव करता है। यह परिवर्तनशील एवं तुच्छ कोटि की इच्छा है। यह आकस्मिक और तर्क शून्य इच्छा है। देखो दोस्तों, सिंपल है। तत्काल, कभी कभी आपने टिकट वगैरह निकलवाई होगी, तत्काल टिकट मतलब तुरंत निकालनी है टिकट, है ना। तो तत्काल डिसीजन का मतलब क्या है, तत्काल इच्छा का क्या मतलब है, जब आप तुरंत बिना सोचे समझे ज़्यादा ध्यान दिए, जब आपको इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है, कोई आपकी जो कोई इच्छा है जो कि तुरंत आपके मन में उभर रही है, तो उसको कहेंगे तात्कालिक इच्छा। ठीक है। ये बहुत कम समय में इच्छा पैदा हो जाती है और इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन भी होता है, और इसे तुच्छ कोटि की इच्छा माना जाता है। कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत ही जल्दी, हमारी हमारी कुछ इच्छा हो जाती है कि हमें ये करना है, और फिर उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। और एक इच्छा होती है जो हमारे मन में बहुत लंबे समय से सोच विचार करने के बाद आती है, और वो इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती। तो तात्कालिक इच्छा क्या होती है, आकस्मिक होती है, बहुत जल्दी आती है, इसमें परिवर्तन भी होता है, और इसमें ये तर्क शून्य इच्छा होती है। मतलब ये कि इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि कहाँ तक चीज़ें, जो इच्छा है हमारी वो सही है या कहाँ तक गलत है। ये तात्कालिक होती है। तात्कालिक इच्छा यह देखती है कि किसी विशेष क्षण में हमारा स्वार्थ क्या है, इसमें हमारे दीर्घकालिक हित या संपूर्ण समुदाय के हित पर विचार नहीं किया जाता। इसमें बस यही होता है दोस्तों, तुरंत देखा जाता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि मान लो आप कहीं बाहर गए हो, आपको कुछ करना है, तो आपने तुरंत डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, तो आपने यहाँ पर ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, आपने देखा कि मेरा इसमें फ़ायदा है और मैं ये काम कर लेता हूँ तुरंत। ठीक है। तो ये हो गया तात्कालिक इच्छा। इसमें दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता, और समुदाय के हित या इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः तात्कालिक इच्छा की पूर्ति से किसी व्यक्ति को क्षणिक संतोष तो मिल जाता है, और इससे उसका अपना या संपूर्ण समाज का कल्याण नहीं हो सकता।
तो इससे व्यक्ति का फ़ायदा होता है, तात्कालिक इच्छा से किसका फ़ायदा होता है? व्यक्ति का, लेकिन समाज का या जो सामान्य लोग हैं जो, उनका कुछ फ़ायदा इससे तात्कालिक इच्छा से नहीं होता। इसके विपरीत, इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो है तात्विक इच्छा। नित्य और निर्विकार है, यह परम कल्याण की आधारशिला है, यह सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। तात्विक इच्छा मनुष्य की तर्क बुद्धि यानी कि सोच विचार करके करने से प्रेरित होती है। क्षणिक का मतलब होता है कम समय में, आवेश से नहीं। ठीक है, बहुत कम समय के जो आवेग होता है, आवेश होता है उसमें, उससे ये नहीं बनती। इसमें हमारे सच्चे हित या सामान्य हित के सामने तात्कालिक स्वार्थ की अनदेखी कर दी जाती है। तात्विक इच्छा की कसौटी सामान्य हित की चेतना है और व्यक्तिक हित का इसका स्वाभाविक अंश है। देखिए दोस्तों, तात्विक इच्छा एक लंबे समय की इच्छा होती है, इसमें काफ़ी सोच विचार किया जाता है और इसमें सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। देखो, कम शब्दों में कहा जाए तो तात्विक इच्छा ही सामान्य इच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में प्रकार कहा, आप प्रकार मत मानिए। दो तरह की इच्छा है, तात्कालिक और तात्विक। तात्कालिक इच्छा समझा दिया। तात्विक इच्छा को नॉर्मली सामान्य इच्छा के बारे में जो बातें कही जाती हैं वही तात्विक इच्छा है। तात्विक इच्छा में व्यक्ति खुद के स्वार्थ को नहीं देखता, वो देखता है कि समाज का या सभी लोगों का क्या इंटरेस्ट है, सभी लोगों का किस में फ़ायदा है, वो डिसीज़न वो लेता है या उस पर अपना विचार देता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिक हित यानी कि जो व्यक्तिगत पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है उसको सामान्य हित के स्वाभाविक अंश के रूप में देखता है, तो वह तात्विक इच्छा को व्यक्त करता है। जब वह स्वार्थ से प्रेरित होकर सामान्य हित के प्रति उदासीन हो जाता है, तब उसके मन में जो इच्छा पैदा होती है वह उसकी तात्कालिक इच्छा होती है। क्योंकि सामान्य हित का एक ही मार्ग हो सकता है, इसलिए तात्विक इच्छा निर्णीत और स्थिर होती है। और क्योंकि अलग-अलग लोगों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं, इसलिए तात्कालिक इच्छा अनिर्णित और अस्थिर होती है। मतलब ये है कि तात्कालिक जो इच्छा होती है, विल होती है, उसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है या वो बदलने लायक होती है। वो जो निर्णय लिया जाता है तात्कालिक वगैरह, वो परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जो तात्विक इच्छा होती है वो स्थिर होती है। वो जो भी बातें हैं, वो जो भी सही बातें हैं, वो उसको लेकर होती है। जैसे कि देखो दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म विल होती है, जब हम उसे सामान्य इच्छा के साथ जोड़ते हैं, तो एक सामान्य इच्छा के साथ अगर हम देखें, तो तात्विक इच्छा का एग्ज़ाम्पल आप कुछ यूँ ले सकते हैं कि समाज में मान लो कि महिलाओं के विरुद्ध क्राइम बढ़ रहा है और जो पुरुष हैं उनके द्वारा मान लो क्राइम किया जा रहा है, तो अब पुरुषों के खिलाफ कई सारे नियम बनाए जाने चाहिए। ठीक है, मतलब भाई ऐसा क्राइम बढ़ रहा है तो उनको लिमिट करने के लिए कई सारे नियम बनाए जाने चाहिए, ऐसा समाज में स्थिति है। अब सभी व्यक्ति मान लो बहुत ज़्यादा जो खुद ही एक पुरुष है, जब वो डिसीज़न देता है सभी के सामान्य हित को देखते हुए, मान लो मैं भी एक पुरुष हूँ, तो जब मैं भी अपना ओपिनियन रखता हूँ कि नहीं बात तो सही है कि क्राइम बढ़ रहा है, तो इसीलिए पुरुषों पर भी कई तरह के मतलब आपराधिक अगर अपराध करते हैं तो उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं सामान्य हित को देखते हुए अपना एक विचार रख रहा हूँ, मैं अपना स्वार्थ नहीं देख रहा। हालाँकि मेरा भी थोड़ा बहुत व्यक्तिगत स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि मेरी भी सिस्टर होंगी, मेरे भी घर में लेडीज़ होंगी, तो मेरा भी थोड़ा बहुत स्वार्थ है, ठीक है? लेकिन अपना थोड़ा-सा इंटरेस्ट है मेरा, बट फिर भी मैं सामान्य इच्छा को देख रहा हूँ कि सामान्य लोगों के लिए क्या चीज़ सही है। तो ये होती है तात्विक इच्छा और ये लॉन्ग टर्म में भी यही डिसीज़न होगा। इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता इसमें कुछ ख़ास परिवर्तन। ये स्थिर ही चीज़ है, ये बातें हैं। ठीक है, व्यक्तिगत हित भी होता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, बट फिर भी उसको हम सामान्य इच्छा से जोड़ देते हैं कि सबका इसी में भला है और हमारा भी भला इसी में है, इसलिए ये वाला डिसीज़न हम अपनी तरफ से दे रहे हैं या हम अपनी इच्छा इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। सामान्य इच्छा समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है। यह सामान्य हित की सर्वनिष्ठ चेतना है। दूसरे शब्दों में, जब समुदाय के सब सदस्य समान रूप से एक ही वस्तु की इच्छा करते हैं, वह इच्छा सामान्य इच्छा के रूप में अपने नाम को सार्थक करती है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ आ गया होगा समझ में। जब एक ही बात पर जब सभी लोग अपना विचार व्यक्त करें, एक ही उनकी जो मत हैं, विचार हैं, जब मिलते जुलते रहें,
वो एक ही चीज़ के पक्ष वगैरह में जब अपने विचार रखते हैं तो उसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। आगे समझ में आएगा, एक निष्कर्ष भी देखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा-सा गलत नहीं लग रहा कि यार सभी लोगों की सोच एक जैसी कैसी हो सकती है। अलग-अलग व्यक्तियों की तात्कालिक इच्छाओं में भारी भिन्नता होती है, भिन्नता पाई जाती है, परंतु उनकी तात्विक इच्छा में एक रूपता आ जाती है। यही एक रूपता सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। तात्कालिक इच्छा से तात्विक इच्छा की ओर अग्रसर होने के लिए व्यक्ति को आत्मसंयम और कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही व्यक्ति कठोर साधना के बल पर तात्विक इच्छा का ज्ञान प्राप्त करता है। देखो दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति ना मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो तात्कालिक इच्छा पर ही बल देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तुरंत जो इच्छा आती है वही व्यक्ति की नॉर्मली इच्छा होती है। लेकिन जब तात्कालिक इच्छा में एक रूपता आ जाए, एक रूपता मतलब सभी लोग एक जैसा विचार रखें, तो वो सामान्य इच्छा बन जाती है। और ये जो तात्कालिक इच्छा से सामान्य इच्छा, तो ये तात्कालिक इच्छा से ये जो सामान्य इच्छा में ये जो परिवर्तन होता है वो इतना आसान नहीं, मतलब ये कि लोग तात्कालिक इच्छा पर ही बल देंगे। तो यहाँ पर कहा गया है रूसों के इस सिद्धांत में कि लोग बहुत ज़्यादा जो कठोर साधना है उसको अगर करते हैं, जैसे जैसे कि हम लोग योग वगैरह को महत्व देते हैं ना, तो ऐसी साधना वगैरह है, अगर वो सब व्यक्ति करता है तो वो तात्विक इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा और वो फिर सामान्य इच्छा पर ही बल देगा। तात्कालिक इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि सोने को जैसे शुद्ध किया जाता है। शुद्ध कैसे किया जाता है? सोने को बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, मतलब उसे गर्म किया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है। तो उसी तरह जब व्यक्ति कठोर साधना करेगा तो वो उसको तात्विक इच्छा का ज्ञान मिल जाएगा और फिर व्यक्ति सामान्य इच्छा पर ही बल देंगे। तो ये विचार है रूसो का। सामान्य इच्छा के स्तर पर आकर वे एक व्यवस्थित समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब सामान्य इच्छा से क्या होता है कि एक जो समाज होता है वो एक समुदाय के रूप में गठित हो जाता है, मतलब एक मजबूत समुदाय बनता है, लोग एकजुट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, व्यक्तियों के अपने निर्णय विकृत हो सकते हैं, मतलब खराब हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। जब वे सार्वजनिक मामलों पर चर्चा, परिचर्चा और विचार विमर्श करते हैं तो इन निर्णयों के विकृत अंश, जो विकार अंश होते हैं, वो एक दूसरे को काट देते हैं। इससे जो सामूहिक निर्णय उभर कर सामने आता है वह उनके व्यक्तिगत निर्णयों से उच्च कोटि का होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर सामान्य इच्छा की तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति अपना पर्सनल कोई डिसीजन लेता है ना तो वो खराब हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति मिलकर आपस में कोई डिसीजन लेते हैं या जब व्यक्ति एक सामान्य इच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति विचार विमर्श करते हैं तो बहुत सारी जो बातें होती हैं, जो बेकार बातें होती हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है और जो सही चीज़ें होती हैं वही डिसीजन लिया जाता है। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध के लिए शुरू में तो सर्वसम्मति आवश्यक थी, परंतु एक बार सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाने के बाद उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। सभ्य समाज में सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य शुभ या सामान्य हित के विचार को प्रधानता देनी चाहिए, मतदाताओं की संख्या को नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक मतदाता अपने ऐसे सामूहिक स्वार्थ से प्रेरित भी हो सकते हैं जो सामान्य हित के अनुरूप ना हो। दोस्तों, रूसो यहाँ पर कहता है कि देखो, जब समाज में सब एक समाज बनाया जा रहा था, जब प्राकृतिक दशा से जब हम समाज बना रहे थे तो सबकी सहमति आवश्यक थी। ऐसा नहीं कि 30% लोग सहमत थे, 30% नहीं। नहीं, सभी जो 100% है सभी लोग सहमत, सभी की सहमति उस समय आवश्यक थी। और जब हम समाज बना लेते हैं और जब एक बार सामान्य इच्छा की जो प्रभुसत्ता है, मतलब सामान्य इच्छा का राज शुरू हो जाता है, जैसे कि सरकार बन जाती है ना, तो उसी तरह कहा जा रहा है जब सामान्य इच्छा का सिद्धांत पूरी तरह लागू हो जाता है, सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता लागू हो जाती है, तो इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि अगर 70% मतलब 100% में से 70% लोग भी एक सामान्य इच्छा का मतलब सामान्य इच्छा का सही विचार लाते हैं तो 30% लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो सामान्य इच्छा है उसी को लागू किया जाए। यहाँ कहने का मतलब ये है, समझो इसे। देखो,
पहले कहा रूसो ने कि जब समाज बनाया जाता है ना, तो उसके लिए तो 100% लोगों की सहमति आवश्यक है, लेकिन जब सामान्य इच्छा की बात आती है, जब सामान्य इच्छा का नियम लागू हो जाता है, तो सबकी भलाई के लिए जो चीज़ सही है वही चीज़ लागू की जानी चाहिए, वही निर्णय लिया जाना चाहिए, भले ही कुछ लोग उससे नाखुश हों। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर संख्या नहीं देखनी चाहिए, बस वही देखना चाहिए कि ज़्यादा फायदा लोगों का किसमें होगा। परंतु एक जगह रूसो संख्यात्मक बहुमत को ही सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति मान लेता है, क्योंकि यह आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसी ढंग से मतदान करेगा जिसे वह सच्चे दिल से सबके लिए कल्याणकारी समझता है। देखो दोस्तों, एक तरफ तो रूसो ने कहा कि हमें संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर बाद में रूसो कह रहा है कि अगर व्यक्ति किसी निर्णय के पक्ष में है, तो वो पूरे दिल से जो सही चीज़ें होगी वो उसी सच्चे व्यक्ति का ही साथ देगा, जो सही निर्णय है उसी का साथ देगा। तो यहाँ व्यक्ति की संख्या पर भी वो फिर वापस से बल देता है। ऐसी हालत में यह मान सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग गलती पर था, उसे बहुमत का निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिए। शासन के संगठन के प्रश्न पर यहाँ रूसो अभिजात तंत्रीय गणतंत्र का समर्थन करता है, जैसा कि उसके विचार से तत्कालीन जेनेवा में प्रचलित था। रूसो के ही शब्दों में सर्वोत्तम और सबसे स्वाभाविक व्यवस्था वह है जिसमें बुद्धिमान लोग जनसाधारण पर शासन करें और यह निश्चित हो जाए कि वे सार्वजनिक हित में शासन करेंगे, स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं। अब रूसो की बात को यहाँ पर आप अलग तरीके से थोड़ा समझो ध्यान से। पहले रूसो थोड़ी अलग तरीके की बातें कर रहा था, बट अब उसको आप थोड़ा सा डिटेल में जब समझोगे ना, तो अब रूसो कह क्या रहा है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत रूसो चाहता है कि जो चीज़ें सबके लिए सही है बस वही लागू होनी चाहिए, भले ही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये निर्णय लागू हो। जैसे कि यहाँ पर रूसो ने कहा जो अभिजात तंत्र ये गणतंत्र है, वो उसका समर्थन किया है रूसो ने। क्यों रूसो ने ऐसा इसलिए किया है रूसो ने, क्योंकि रूसो मानता है कि जो अभिजात तंत्र होगा, अभिजात तंत्रीय गणतंत्र होगा, उसमें वही डिसीजन लिए जाएंगे जो सामान्य इच्छा पर आधारित होंगे। मतलब ये है कि रूसो चाहता है कि ऐसा ही डिसीजन लागू हो जो समाज के लिए सही हो, भले ही जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो किसी डिसीजन को लेकर सहमत नहीं है, उसको मतलब नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब दोस्तों एक बार समझो, यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब आप धर्म को मत लाना। अल्पसंख्यक का मतलब वो होता है, जैसे कि मान लो आप एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने और आपको यस और नो नो में आंसर देना है, ठीक है। अब 30 लोग हो आप लोग, अब 30 में से 20 ने यस में आंसर दिया और 10 लोगों ने नो में आंसर दिया है। 30 में से 20 लोगों ने यस में दिया और 10 लोगों ने नो आंसर दिया है, कहा है कि नहीं। तो जो 10 लोग हैं वो अल्पसंख्यक बन जाएंगे, क्योंकि जब आप बहुमत में हो तो जो 10 लोग हैं वो अल्पसंख्यक बन जाते हैं। तो यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब यही है कि अगर अल्पसंख्यक वर्ग का कोई डिसीजन है तो उसको नकारा जा सकता है, बल्कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। रूसो के कॉन्टेक्स्ट में यही बात कही जा रही है। भले ही हो सकता है ना कि जो अल्पसंख्यक का कोई व्यक्ति है वो कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है, वो कुछ अच्छी बातें हमें बता सकता है, लेकिन नहीं, जो मैक्सिमम लोग मान रहे हैं उसे ही सामान्य इच्छा माना जाएगा। कुछ ऐसी बात है यहाँ पर। रूसो के थोड़ा सा यहाँ पे लोकतंत्र पर विचार देख लेते हैं, आखिर रूसो ने लोकतंत्र को यहाँ पर क्यों नहीं रखा। देखो दोस्तों, लोकतंत्र को लेकर रूसो कहता है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों की तात्कालिक जो इच्छा होती है वो सामने आती है, और तात्कालिक इच्छा एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए तो आप मेरे अपोजिट चाहोगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, तो एक दूसरे के अपोजिट लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, तो वो सही नहीं होता। इसके अलावा रूसो कहता है कि जो लोकतंत्र है उसमें जो अल्पसंख्यक है उसका मतलब उसकी जो इच्छा है वो पूरी तरह दबकर रह जाती है। बहुसंख्यक ने जो कुछ कह दिया वही सब कुछ है। तो लेकिन हमने यहाँ पर अभिजात तंत्रीय गणतंत्र में भी यही देखा था कि अल्पसंख्यक वर्ग अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसको नकारा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। इसे हम निष्कर्ष में थोड़ा सा समझेंगे। कोई नहीं, कुछ बातें हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रही हूँ, लगेंगी, डिफ़िकल्ट है, एक बार आप इसे समझिए धीरे थोड़ा थोड़ा। अभी आप पूरा वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें जब हम कंक्लूड करेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी। सामान्य इच्छा की संकल्पना के अंतर्गत रूसो ने स्वशासन और उत्तम शासन के लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने का रास्ता दिखाया है। उसने तर्क दिया है कि समुदाय के लिए उत्तम शासन का ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसकी स्थापना के लिए ये जरूरी है
कि समुदाय अपनी इच्छा से अपना शासन स्थापित करे। यहाँ पर रूसो कहता है कि अगर आपको ज्ञान है कि एक अच्छा शासन कैसा होता है, एक अच्छा शासन कैसे चलाया जाता है, तो ये काफ़ी नहीं है। जो पूरा समुदाय है वो एक सामान्य इच्छा के तहत उस शासन को पूरी तरह लागू करे। मतलब यहाँ पे उसने शासन को सही तरीके से लागू करने पर बल दिया है, जो नियम वगैरह उसको सही तरीके से लागू किया जाए। सामान्य इच्छा वस्तुतः सामान्य हित की सामान्य चेतना को व्यक्त करती है, जो उपयुक्त चर्चा, परिचर्चा और विचार विमर्श के बाद प्रकट होती है। यह न्याय की भावना और न्याय की चेतना से प्रेरित होती है और यह सर्वोच्च नैतिक शक्ति का स्रोत है। इसे सर्वोच्च कानूनी शक्ति, सुप्रीम लीगल पावर या प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष कार्यवाही की जरूरत है, जो कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से संपन्न की जाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर सामान्य इच्छा को थोड़ा सा बताया जा रहा है कि सामान्य इच्छा क्या है। सामान्य इच्छा वही इच्छा है जो लोग आपस में विचार विमर्श कर कर जब कोई एक डिसीजन पर लोग एक पॉइंट पर जब सहमत होते हैं तो वो होता है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा लगभग पूरे समुदाय की भावना को व्यक्त करती है, पूरे समुदाय के लिए जो चीज़ें सही हैं उसको व्यक्त करती है। और इसमें न्याय की भावना और इसमें न्याय की चेतना ये होती है। मतलब कहने का है कि जो सामान्य इच्छा है उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। हालांकि अभी हम बात करेंगे जब कंक्लूजन में तो हम देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कोई डिसीजन है, जो अल्पमत में डिसीजन है, उसको नकारा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामान्य इच्छा में एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। यह सर्वोच्च है, ठीक है। ये जो सामान्य इच्छा है इसे सर्वोच्च माना गया है। इसे सर्वोच्च कानूनी शक्ति या प्रभुसत्ता के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष कार्यवाही की जरूरत है। मतलब यही है कि ये जो सामान्य इच्छा है इसे लागू किया जाना, और जो रूसो है वो इम्पोर्टेंट मानता है। रूसो मानता है कि सामान्य इच्छा का जो नियम होगा, जिस आधार पर लोग एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, इसको अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यवाही की आवश्यकता है, जो कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से पूरी की जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोग करते हैं, फिर जाकर एक नियम को लागू करते हैं कि हम सामान्य इच्छा के तहत सभी डिसीजन लेंगे। क्योंकि सामान्य इच्छा जन समुदाय में निहित रहती है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। शक्ति तो किसी दूसरे को सौंपी जा सकती है, इच्छा किसी दूसरे को नहीं सौंपी जा सकती। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चूज़ करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो हमारे लिए शासन चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है रूसो के द्वारा कि रूसो ने कहा कि हम शक्ति तो दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी प्रतिनिधि को, लेकिन अपनी इच्छा नहीं दे सकते। तो इच्छा तो हमें खुद बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सामान्य इच्छा में नहीं हो सकता। किसी दूसरे व्यक्ति को इच्छा नहीं सौंपी जा सकती। इच्छा समुदाय की विशेषता है, शक्ति सरकार की विशेषता है। जो इच्छा है वो समुदाय की विशेषता है, समुदाय ही अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, सरकार नहीं। और जो शक्ति है वो सरकार के पास होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की ओर से शक्ति का प्रयोग तो कर सकता है, परंतु दूसरे की ओर से इच्छा नहीं कर सकता। यदि विधि निर्माण यानी कि कानून निर्माण और नीति निर्माण का कार्य प्रतिनिधि संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा तो समुदाय की अपनी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप कानून बनाने का जो कार्य है, नीतियाँ पॉलिसीज़ बनाने का जो कार्य है, अगर आप उन्हें किसी दूसरे प्रतिनिधि को या व्यक्ति को सौंप देते हैं तो इससे वास्तविक स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा व्यक्ति की। तो इन कार्यों को किसी प्रतिनिधि को सौंपा नहीं जा सकता। शक्ति सौंपने का मतलब है जैसे कि मान लो आपने एक पुलिस की व्यवस्था की, तो पुलिस को एक पावर दे दी ना कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करे तो आप ये करो। हालांकि नियम तो आप खुद बनाओगे सामान्य इच्छा के अंतर्गत। लॉक के चिंतन के अनुसार लोग विधायी, कार्यकारी और न्यायिक क्षेत्र में सारी सत्ता का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों को सौंप देते हैं, परंतु रूसो के चिंतन के अनुसार लोग विधायी कृत्य को सरकार के किसी अंग के प्रति समर्पित नहीं कर सकते। कार्यकारी और न्यायिक कृत्य तो जो कार्य हैं, कृत्य मतलब कार्य, तो सरकार के विशेष अंगों को सौंपे जा सकते हैं, परंतु ये अंग स्वयं जन समुदाय के नियंत्रण में रहने चाहिए। देखो दोस्तों,
जो जॉन लॉक को जब हमने पढ़ा था तो जॉन लॉक क्या कहता है कि जो लोग होते हैं, हालांकि वो लोगों का ही पक्ष लेता है, सरकार का इतना पक्ष नहीं लेता, सरकार को बहुत कम कार्य सौंपता है जॉन लॉक। लेकिन जॉन लॉक क्या कहता है कि जो लोग हैं वो कानून बनाने से संबंधित जो कार्य हैं, जो उन्हें लागू करने से संबंधित जो कार्य हैं कार्यकारी, इसके अलावा जो न्याय संबंधी व्यवस्था है वो सब सरकार को सौंप दिया जाता है, सरकार इन सब चीज़ों की देखरेख करती है। लेकिन रूसो कहता है ऐसा नहीं है। स्पेशली जो कानून बनाने का जो कार्य है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली वगैरह है, उसमें उसमें जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो उसका पूरा नियंत्रण जो समुदाय है, जो लोग हैं उनके पास होता है। वो सरकार को ये कार्य नहीं सौंप सकते। हालांकि वो कार्यकारी न्यायिक कार्य सरकार को सौंप सकते, लेकिन इस पर भी इनडायरेक्टली नियंत्रण लोगों का ही होगा। रूसो के विचार से यदि विधि निर्माण यानी कि जो कानून निर्माण का जो कार्य है वो प्रतिनिधि संस्थाओं को सौंप दिया जाता है, तो ये संस्थाएं समुदाय के हित को भुलाकर अपने विशेष हित स्पेशल इंटरेस्ट्स विकसित कर लेती हैं। अतः विधायी कार्यों को जन समुदाय के तत्वाधान में ही रखना उपयुक्त होगा। तो यही है कि रूसो यही मानता है कि जो कानून बनाने का जो कार्य है उसको जनता के पास ही रहना चाहिए, जनता को उसे अपने पास ही रखना चाहिए। स्वयं जन समुदाय जिस कानून का अनुसमर्थन नहीं करता उसे अकृत और शून्य मानना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में। बाकी आप ये मान लीजिए कि जिस कानून को जनता स्वीकार नहीं करती, उसका समर्थन नहीं करती, उसको नल एंड वॉइड यानी कि उसको व्यर्थ मानना चाहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है उस कानून का। इंग्लैंड के लोग विधि निर्माण के लिए संसद सदस्यों का चुनाव करके यह समझते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, रूसो कह रहा है, परंतु यह उनकी भूल है। वे केवल चुनाव के समय अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, परंतु चुनाव हो जाने के बाद वे फिर दासता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो राष्ट्र विधि निर्माण के लिए कानून निर्माण के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह अपनी पहचान खो देता है। तो यहाँ पर रूसो यही कह रहा है कि इंग्लैंड का एग्जाम्पल देकर कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। हालांकि हम मानते भी ऐसा है कि वहाँ के लोग ज़्यादा स्वतंत्र हैं। क्यों? काफ़ी, एक तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ की जो सरकार वगैरह है वो एक तरह से संसदीय सरकार है। हालांकि जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने अपने मतलब उनकी बहुत जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं। तो हम काफ़ी मानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर रूसो कहता है कि वो जो स्वतंत्र हैं वो बस चुनाव के टाइम पर ही स्वतंत्र होते हैं वहाँ के लोग। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर से वो दासता की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो जोर देकर कह रहा है रूसो कि जो कानून निर्माण का जो कार्य है उसे जनता को उसे अपने पास ही रखना चाहिए। अगर वो अपने पास नहीं रखेगी तो जो सरकार होगी वो जनता को एक दासता की स्थिति में ले आएगी और वो सरकार अपने ही फायदे के लिए कानून बनाएगी। रूसो के विचार से प्राचीन यूनानी नगर राज्यों तथा तत्कालीन स्विस नगर गणराज्यों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिनिधित्व की प्रणाली से जो दलीय सरकारें पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाती हैं वे समुदाय की स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। तो रूसों का यही विचार है कि जो पहले जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे यूनान के, वहाँ पर जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी वो काफ़ी अच्छा शासन होता था। तो रूसो उसको मतलब उसकी प्रशंसा करता है। और आज का जो मतलब जो शासन है, जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं फिर अपनी सरकारें बनाती हैं, तो इसको रूसो गलत मानता है। इसको कहता है कि इससे जो समुदाय है उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, घबराइए मत। सामान्य इच्छा को हम पढ़ रहे थे कि सामान्य इच्छा है क्या। हमने सामान्य इच्छा में कई सारी बातें पढ़ी। हमने देखा कि जो सामान्य इच्छा है वो क्या है? एक ऐसी इच्छा जब लोग एक सहमति पर आ जाते हैं नॉर्मली, जो सभी के लिए, जब जो बातें समाज के लिए सभी के लिए अच्छी होती हैं, हितकारी होती हैं, उन्हें हम सामान्य इच्छा की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य इच्छा में रूसो ने यही कहा कि हर एक व्यक्ति पूरे समाज की भलाई के लिए पहले सोचेगा तब जाकर कोई डिसीजन लेगा। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपको अगर मान लो 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप उसका क्या करोगे? अगर ऐसे कोई आपको चीज़ें दी जाए तो आप पर्सनली कहोगे कि नहीं, मैं सबसे पहले अपना घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। आप ऐसे अपने डिसीजन दोगे। लेकिन नहीं, सामान्य इच्छा के अंतर्गत ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप पहले पूरे समाज को देखोगे। तो आप कहोगे कि मैं उसका कुछ हिस्सा अपने
पैसे का जो कुछ हिस्सा है वो अपने पास रखूँगा, लेकिन उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है, क्योंकि हमारे इधर का रोड ख़राब है या बल्ब वगैरह जो खंभे वगैरह हैं वहाँ पे बल्ब वगैरह फूट मतलब ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूँगा, या जो स्कूल वगैरह है मैं वहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूँगा। इससे पूरे समाज का भला होना चाहिए। तो ये सामान्य इच्छा हो जाती है। तो ये सामान्य इच्छा को हमने रूसो के कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। तो क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्या नहीं हैं। इसके अंतर्गत रूसो अभिजाततंत्रीय गणतंत्र को काफ़ी वरीयता देता है, इसको हमने देखा। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें देखी। इसमें हमने काफ़ी बातों को समझा है। ये सारी की सारी चीज़ें सामान्य इच्छा के साथ जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितनी भी बातें हैं दोस्तों, एक बार आप अगर वीडियो को और देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हो सकता है अभी आप बोर हो गए हों, तो 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 50 मिनट बाद वीडियो को एक बार देख लो, रिकैप हो जाएगा। ठीक है? अगले दिन 2-4 दिन बाद देखोगे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा रिकैप करना, बट अगर अभी आधे घंटे में देख लोगे वीडियो को दोबारा तो काफ़ी बेटर तरीके से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।